हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और भारतीय राज्य व्यवस्था के इस क्रम में अब तक हमने भारत के संविधान के निर्माण की बात करी है और उससे पहले हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की बात करी है। और अभी हम बात करने वाले हैं प्रॉपर ढंग से अपने भारतीय संविधान की। तो आज से हमारा भारतीय संविधान प्रॉपर ढंग से शुरू हो गया है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ में, हमारे संविधान के पहले चैप्टर के बारे में, जिसको कहा जाता है प्रेमबल, जिसको कहा जाता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है एक बार जानते हैं दोस्तों। प्रस्तावना क्या है, प्रेमबल क्या है, तो एक बार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेमबल का मतलब है, प्रस्तावना का मतलब है समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और समरी आप जानते होंगे, आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, आप कोई भी बुक जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले चैप्टर पहले ही पेज पे क्या होता है, समरी होता है। कंटेंट के नाम होते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स हम आगे जाके इस किताब में पढ़ने वाले हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे संविधान में हम किन किन बातों को आगे जाके पढ़ने वाले हैं, उन सब बातों का बिल्कुल एक फ्रेम बनाकर कहाँ पे रखा गया है, इस प्रस्तावना में रखा गया है। एक्चुअली दोस्तों क्या है, जब तक संविधान बनाने का काम भी नहीं चला था, जब तक संविधान बनाने का काम भी नहीं चला था, तब तक क्या हुआ कि हमारे भारतीय संविधान के लिए बनाने के लिए एक प्रस्तावना बनाई गई थी, जिसको जाना जाता था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। उद्देश्य प्रस्ताव एक बनाया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को। और ये किसके द्वारा हुआ, तो ये दोस्तों नेहरू जी के द्वारा हुआ। इसको आपको याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जारी किया गया था, तो नेहरू द्वारा जारी किया गया था ये। और इसको भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष एडॉप्ट किया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसे कब एक्सेप्ट किया था, इसको कब स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये भाई साहब 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, एक स्वीकार कर लिया था। अब जानते हैं कि हमारा जो ये प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, एक्चुअली ये है क्या, तो एक बार जान लेते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना क्या है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। आपको बताया कि ये समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये क्या होता है दोस्तों, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके अंदर हम उन चैप्टर्स की बात करने वाले होते हैं जिनके बारे में हमें इस संविधान में पढ़ना है या इस संविधान में उन सबको लिखा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रस्तावना के एलिमेंट्स की, तत्वों की, कि क्या क्या बातें इसके अंदर हैं। तो इसमें 4 बातें रखी गई हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शक्ति क्या है, क्या होगी, नेचर ऑफ इंडिया क्या होगा, भारत की प्रकृति क्या होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव इन फ्यूचर क्या रहेंगे, उसके बाद में इस प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया जाएगा भारतीय संविधान में, इसको कब जोड़ा जाएगा, कब इसको एडॉप्ट किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर कि पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमारे संविधान की शक्ति किसे माना जाएगा। तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा जो यहाँ पर जब इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, तो इसमें लिखी गई एक बात थी कि संविधान की शक्ति किसे कहा जाता है, तो भारत के लोग। एक ही जवाब आता है दोस्तों, भारत के लोग। पीपल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के लोगों को ही क्या कहा जाता है, संविधान की शक्ति कहा जाता है दोस्तों। तो अब यहां से बात करते हैं अगली। तो यहां से नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या है, नेचर ऑफ इंडिया होगा, भारत की प्रकृति होगा। और इस भारत की प्रकृति में सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है क्या, संप्रभुता। यहाँ पे लिखा है सवर्निटी। तो क्या ये सवर्निटी होती है, एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर इन डिटेल इसको पूरी डेफिनेशन के रूप में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो अभी आप लोग खाली देखिएगा कि सवर्निटी क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता का मतलब होता है एक ऐसा नेशन दोस्तों, एक ऐसा देश, एक ऐसा नेशन होगा, एक ऐसा देश होगा जो
आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली होगा, इंटरनली ओमनीपोटेंट होगा, और वो बाह्य रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, एक्सटर्नली वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे देश को हम क्या कहेंगे, संप्रभु राष्ट्र कहेंगे। या फिर आप यहाँ पर एक दूसरी बात इसके लिए कह सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसमें सरकार को बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने की पूर्ण अधिकार हो या फिर पूर्ण स्वतंत्रता हो। क्लियर है क्या मेरी बात? तो क्या वर्तमान में भारत देश एक संप्रभु राष्ट्र है? तो बिल्कुल है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अगर वर्तमान में भारत देश के अंदर जो भी कुछ करना है तो सरकार को किसी दूसरे देश से पूछना नहीं पड़ेगा, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। और आपको जानना है कि अगर यहाँ पर अभी चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भारत को भी अटैक करना है, कोई लड़ाई करनी है, तो उसके लिए भी दूसरे देश से हमें पूछना नहीं पड़ेगा। अगर हमें यूएसए से व्यापार करना है तो हमें चीन से पूछना नहीं पड़ेगा, ब्रिटेन से पूछना नहीं पड़ेगा, तो हम कर सकते हैं। तो उसी बात का मतलब यह है कि आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली और बाह्य रूप से क्या होता है दोस्तों, बाह्य रूप से वो होता है क्या, स्वतंत्र होता है। तो एक ऐसा देश जो निर्णय लेने पर, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसी क्रम में हम दूसरा देखेंगे, भारत की प्रकृति दूसरी क्या होनी चाहिए, समाजवाद, सोशलिस्ट क्या होता है। तो समाजवाद का मतलब क्या है दोस्तों, समाजवाद का मतलब यहाँ पर होता है कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं, समाज की छोटी छोटी जरूरतों को बिल्कुल किसी में भेदभाव नहीं करके, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करके, बिल्कुल छोटी छोटी इकाइयों को या छोटी छोटी जरूरतों को समाज के हर वर्ग के, हर स्तर के लोगों को समान ढंग से उसको पहुंचाना, ये हमारा समाजवाद है। इसके बाद में एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्युलर, एक वर्ड लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, या इसी को हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष। अब क्या दोस्तों ये पंथ निरपेक्ष होता है, क्या ये धर्मनिरपेक्ष होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। देखिए क्या है, प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, नेशन का कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता। ऐसा थोड़ा ना होता है कि हाँ इस राष्ट्र का जो धर्म है वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या फिर कोई भी धर्म है, ऐसा तो नहीं होता। धर्म होता है वहां पर रहने वाले लोगों का, ठीक है। तो उसको आप राष्ट्र का धर्म नहीं बना सकते। क्लियर है क्या मेरी बात? तो जब राज्य का धर्म नहीं होता तो राज्य में, उस राज्य का मतलब यहाँ पे कंट्री है, एक नेशन है, एक देश है। तो इस देश में कोई भी सरकार बनेगी तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर मतलब रिलीजन को, धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती, किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा होता है क्या, सेक्युलर या फिर पंथ निरपेक्ष। तो जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, तब सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती और आप राष्ट्र का कोई धर्म नहीं बना सकते। किसी राष्ट्र में 4 धर्म हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी होते हैं वो सब हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होता। धर्म होगा किसका, यहाँ के लोगों का। तो क्या वर्तमान में ऐसा है? तो बिल्कुल है। भारत का कोई धर्म है? नहीं है, भारत के लोगों का धर्म है। तो बिल्कुल ये चीजें अप्लाई हो गई तीनों की तीनों, कहां पे, भारत की प्रकृति में। अब यहाँ पे चौथी बात रखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी को कहा जाता है दोस्तों लोकतंत्र। अब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसे देश की एक प्रवृत्ति या फिर प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा जनता द्वारा ही राष्ट्र के शासक को, शासक तो मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे क्या कहेंगे, लीडर, नेता, राष्ट्र का जो नेता होगा, जो लीडर होगा, वो किसके द्वारा चुना जाएगा दोस्तों? वो चुना जाएगा जनता द्वारा। जनता उसको वोट करेगी और जनता को ही पूर्ण अधिकार है उसको चुनने का और किसी व्यक्ति को नहीं है। सरकार खुद ही नहीं चुन सकती अपने आप को, उनको कौन चुनेगा? तो उनको चुनेगी कौन? जनता। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग वोट करते हैं, जनता वोट करती है, पब्लिक वोट करती है जब सरकार सत्ता में आती है। उसके बाद में एक यहाँ पे प्रवृत्ति रखी हुई है क्या, रिपब्लिक की, गणतंत्र की। गणतंत्र की मतलब ये है, गणतंत्र एक ऐसा देश होता है कि जहां पर, या फिर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर देश, जहां पर राष्ट्र सरकार या शासक की निजी संपत्ति नहीं होती। जहां पर राष्ट्र, कोई देश सरकार की या शासक की निजी संपत्ति नहीं होती, वो सब जनता का होता है।
किसका होता है? जनता का होता है। तो क्या भारत में सरकार की कोई निजी संपत्ति है देश की कि हाँ ये देश तो नरेंद्र मोदी साहब का है? नहीं, किंग जॉन थोड़ा ही है, ये नॉर्थ कोरिया थोड़ा ही है, तो नॉर्थ कोरिया उसकी निजी संपत्ति हो गई। लेकिन ऐसा थोड़ा ही ना है, ऐसे ही चीन में वर्तमान में हो रहा है, चीन में वर्तमान में ऐसे ही हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है, वहां पे एक ही पूरा का पूरा वंश चल रहा है, उसी के शासक है, जब तक उसका मन है तब तक शासक रहेगा, बाद में बदल जाएगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। एक दिन हम लेंगे पूरा का पूरा चीन के अंदर क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से चीन का इतिहास था, पूरा का पूरा 20 मिनट के लेक्चर में उसको पूरा उठा के सामने रख देंगे कि किस प्रकार से वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी आई थी नेशनल पार्टी को हटा के, किस प्रकार से वहां पे ताइवान अलग हो गया था, ठीक है, और चाइना अलग हो गया था। क्यों? ताइवान को जो यूएन था, यूएन ने बाहर कर दिया था, और जबकि चीन को यूएन का जो एक मेंबर बनाने वाली बात आती है वो किसने बनवाया था? तो नेहरू जी ने बनवाया था। क्लियर है क्या मेरी बात? तो सारी की सारी बातें करेंगे, खैर हम इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात करते रहेंगे इसमें लगातार, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक पॉलिटी हमारा जो चल रहा है इसी पे ही कंसंट्रेशन बना के चलते हैं, बाकी बात करेंगे बाद में। तो गणतंत्र का मतलब आप लोग समझे, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। संप्रभुता का मतलब होता है कि देश को आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि समाज की छोटी से छोटी जरूरतों को समाज में उसका समान वितरण होना चाहिए, उच्च नीच का भाव भेद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। किसी में भी ये नहीं होना चाहिए कि काला गोरा है, कास्ट क्या है, ऊंची नीची, ये कुछ नहीं होना चाहिए, हर चीज का समान वितरण होना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है, पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है दोस्तों कि देश का कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ के लोगों का धर्म होता है, ठीक है। तो जिस दिन ये हो जाएगा कि हाँ देश का धर्म है, इसका मतलब आप संविधान का उल्लंघन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना किसका अंग है? संविधान का अंग है, संविधान की आत्मा कहा गया है इसको। और किसके द्वारा कहा गया है? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि प्रेम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज कॉल्ड बाय ठाकुरदास भार्गव। यह किसके द्वारा कहा गया? तो ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो संविधान की आत्मा में ही आप फेरबदल कर देंगे, दिक्कत कर देंगे तो भाई साहब हो जाएगा काम। उसके बाद में डेमोक्रेसी का मतलब बताया कि यहाँ पर जो भी लीडर्स होंगे, यहाँ पर जो भी नेता होंगे, यहाँ पर क्या होगा, इस देश में क्या होगा, जहां पर डेमोक्रेसी होती है कि जनता द्वारा ही चुना जाता है उनका प्रतिनिधि। क्लियर है? और गणतंत्र का मतलब होता है क्या? गणतंत्र का एक ही मतलब यहां पर मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी डेफिनेशंस होती है अलग अलग, लेकिन भारत के लिए गणतंत्र का महत्व क्या है कि देश में जो हमारा ये भारत देश है, देश सरकार की निजी संपत्ति नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर सब लोगों का है, वो लोगों का ही रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो सत्ताधारी होते हैं वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं जनता की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, इतना मतलब यहाँ पर इसका है। तो ये दोस्तों क्या है, ये भारत की प्रकृति है कि भारत कैसा है। लेकिन इन फ्यूचर भारत कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक बार देखते हैं हम। तो उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि पहले क्या था, भारत आजाद नहीं था, भारत आजाद हो गया, संविधान का निर्माण हो गया है, संविधान लागू होने वाला है। तो जिस समय संविधान लागू हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होना चाहिए, सबके साथ में समानता होनी चाहिए सबके लिए, ठीक है। सब लोग स्वतंत्र होने चाहिए, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों न्याय मिलने चाहिए, ठीक है। भारत में एकता और अखंडता की बात होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य रखे गए थे, क्योंकि उस समय तक भारत ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इन फ्यूचर भारत में न्याय होना चाहिए समान रूप से, ठीक है। भारत के हर लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर किसी काम की जो जायज है उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इक्वालिटी की हम बात करते हैं कि समाज के हर वर्ग में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए दोस्तों। यूनिटी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एकता और अखंडता की बात हर कोई करना चाहिए। भारत के विभाजन की बात नहीं होनी चाहिए, विखंडन की बात नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, इक्वालिटी में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, स्वतंत्रता में भी दिक्कत हो रही है, न्याय में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि थोड़ा सा फेरबदल इसमें करना होगा और कुछ नहीं, सरकार को डिस्कस करेंगे आगे चल के, कभी आपको बताएंगे। तो इन सारी की सारी चीजों को जब ध्यान में रखा गया संविधान सभा द्वारा, तो आपसे पूछा जाएगा कि इन सब बातों को भारतीय संविधान में कब एडॉप्ट किया गया। तो दोस्तों वो डेट है 26 नवंबर 1949 को, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग बना दिया गया, इसको अंगीकृत कर दिया गया, अडॉप्ट कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों
अब यहाँ से हम ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ से लेके वहां तक। अब इन सब को क्या है, इन सब की एक बार हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है। आपको क्योंकि नोट्स भी तो बनाने हैं ना, आप लोग समझ गए होंगे कि इनका मतलब क्या है, लेकिन हमारी बात यहीं पे पूरी नहीं होती है, इसमें हमें बहुत सारे अभी सिस्टम देखने हैं। अब बात यह है कि जितने भी यहाँ पर टर्म्स रखी हुई हैं, ये सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर उस समय तक नहीं थी जब हमारे इस उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया था। किसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया था? संविधान सभा ने। यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको बाद में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो अब अगर आप भारतीय संविधान में कोई चीज जोड़ते हैं या फिर कोई चीज आप वहां से हटाते हैं तो आपको करना पड़ता है संविधान में संशोधन। तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ और इस संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पूछा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ, 1976 में हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वहां से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म्स आप देख रहे हो, ये सारी की सारी टर्म्स पहले से नहीं थी, कुछ टर्म्स ऐसे ही जो बाद में जोड़ी गई, तो वही आपको देखना है कि यहाँ पर ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनको इस प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। और उसमें से ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और वर्ड्स कौन कौन से जोड़े गए थे? तो दोस्तों, एक टर्म है सोशलिस्ट, जिसको हम समाजवाद कहते हैं, यहाँ पर ये बाद में जोड़ा गया। उसके बाद में एक होता है सेक्युलर, एक होता है पंथ निरपेक्ष, जिसको भी बाद में जोड़ा गया, और एक होता है इंटेग्रिटी, जिसको हम कहते हैं अखंडता, और ये भी बाद में जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है, इस चीज को नोट अलग से आप कर सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए वर्ड्स को यहाँ पर जोड़ा गया, एडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान या फिर प्रस्तावना में। और वो 3 टर्म्स कौन कौन सी है दोस्तों? सोशलिस्ट है, समाजवाद जिसे हम कहेंगे, सेक्युलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता जिसे हम कहेंगे, और इंटीग्रिटी है, अखंडता है। तो दोस्तों, यहां से अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो आइए देखते हैं क्या, तो उनकी एक बार परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आपके सामने आए और आके ज्ञान बांटते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जितनी बातें इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी बातें आपके दिमाग के साथ साथ आपकी कॉपी के ऊपर भी लिखी हुई हों। और आप लिखेंगे तभी जब आपको लिखने का मौका दिया जाएगा या फिर उनको लिखाया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन क्लास में कभी भी चीज़ों को लिखवाया नहीं जाता, वो आपकी हेडेक है, आप लिखें या ना लिखें, ठीक है। लेकिन हम लोग आपके साथ में ऐसा नहीं करने वाले। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो लोग अभी लेक्चर देख रहे हैं वो इन सब शब्दों की जो डेफिनेशन है, परिभाषा एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले ही आपको हमने बताया था कि दोस्तों इस प्रेम्बल में, प्रस्तावना में जो सबसे पहली चीज है वो क्या है दोस्तों? पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की शक्ति है। तो हेडिंग लगातार बनाते जाइएगा। तो सबसे पहला पार्ट हम इसका उठाते हैं, पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शक्ति किसे कहते हैं? तो आपको बताया था द पीपल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के लोगों को साथ साथ लिखते रहना दोस्तों, भारत के लोगों को संविधान की शक्ति कहा जाता है। द पीपल्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन बातों को लिखिएगा। देखिए, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया किसे कहा गया? तो पीपल्स को कहा गया। क्यों कहा गया? तो देखिएगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतंत्र देश है, और जहां पे डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, और डेमोक्रेसी में क्या होता है? पब्लिक वोट करती है दोस्तों, पब्लिक वोट करती है तब जाके अपना लीडर चुनती है। तो कहीं ना कहीं अभी देश को जो संभाले हुए बैठे हैं लोग, वो सभी लोग जनता द्वारा चुने हैं। तो संविधान की शक्ति इसको माना जाएगा, भारत के लोगों को माना जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। दूसरा पार्ट यहां से था नेचर ऑफ इंडिया, भारत की प्रकृति। तो अब यहां से बात करते हैं भारत की प्रकृति की, और इसमें सबसे पहला टर्म जो है वो क्या है दोस्तों? वो है सवर्निटी या फिर संप्रभुता। और आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था इसकी डेफिनेशन क्या होती है।
कि आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली व बाह्य रूप से स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र कहलाता है या संप्रभु कहलाता है। इंटरनली ऑमनीपोटेंट एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। क्लियर है क्या मेरी बात? यहां से लिखते रहना दोस्तों, ध्यान से, आपको लिखने के लिए ही यहां पे लाया गया इन चीजों को, कभी हल्के में ले लो, ठीक है। तो आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली व बाह्य रूप से स्वतंत्र राष्ट्र को क्या कहा जाता है? संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। अब चलते हैं यहां से नई डेफिनेशन पे। एक होता है टर्म सोशलिस्ट या फिर समाजवाद। समाजवाद का डेफिनेशन लिखेगा दोस्तों, बिना भेदभाव सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना ही समाजवाद कहलाता है। बिना भेदभाव सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम से न्यूनतम या सूक्ष्म से सूक्ष्म सुविधाएं उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। इसमें किसी भी रूप से कोई भेदभाव नहीं होगा, ना ही सेक्स के उसमें होगा, ना ही कलर के उसमें होगा, ना ही किसी भी चीज कास्ट सिस्टम के उसमें भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रोवाइडिंग द मिनिमम फैसिलिटीज ऑफ लाइफ टू ऑल पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। प्रोवाइडिंग द मिनिमम फैसिलिटीज ऑफ लाइफ टू ऑल पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बिना भेदभाव के सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना क्या कहलाता है दोस्तों? समाजवाद कहलाता है। एक नया टर्म यहां से आएगा, हेडिंग बनाइएगा जल्दी से, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आ जाता है क्या कि द नेशन हैज नो रिलीजन, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता। द नेशन हैज नो रिलीजन, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए राज्य द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। राज्य का मतलब यहाँ पे राष्ट्र से है और राष्ट्र का मतलब यहाँ पे सरकार से है। तो Therefore, no religion can be propagated by the state। यहाँ पे गवर्नमेंट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन स्टेट यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए राज्य द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। और जहां पर राज्य द्वारा या सरकार द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, उसी देश को हम क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष देश कहते हैं या फिर पंथ निरपेक्ष देश कहते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? तो द nation has no religion, therefore no religion can be propagated by the state। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए राज्य द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म कहते हैं, पंथ निरपेक्षता कहते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां से चलते हैं एक नई टर्म के पास में, और वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां जनता वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। जिस देश में जनता पब्लिक वोट करती है और फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, उसी देश को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक देश कहते हैं, या वहां की व्यवस्था को लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखिए, वेयर पीपल वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जहां लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र की व्यवस्था वाला देश कहते हैं। और इसी में एक नया टर्म यहाँ पे है, रिपब्लिक। देखिए दोस्तों, रिपब्लिक जो टर्म है, इसका मीनिंग हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसकी अपनी खुद की डेफिनेशन दी है, लेकिन भारत के रिगार्डिंग यहाँ पर रिपब्लिक का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? देखिएगा, राष्ट्र सरकार की निजी संपत्ति नहीं होगी। अर्थात ये जो देश है वो नरेंद्र मोदी का देश नहीं है, वो जनता का देश है। हालांकि जनता का ही एक भाग कौन है? नरेंद्र मोदी भी है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, यहाँ का एक नागरिक है। ठीक है, भारत का नागरिक होगा तभी पीएम बन सकता है, नागरिक नहीं होगा तो पीएम कैसे बन सकता है? समझ रहे? तो कहीं ना कहीं वो जनता है, और पहला वोट उसका ही होता है अपने, जब वो सांसद बन के निकलता है तो वो खुद के लिए भी वोट करता है, ऐसा नहीं कि वो वोट नहीं करता है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, नॉर्थ कोरिया में क्या है? नॉर्थ कोरिया में जो पहले बाप दादा पहले शासन करके चले गए, अब पूरा देश उसके बच्चे के उसमें आ गया। अभी उसने किंग जॉन ने शादी वादी मना लिया, तो अभी बच्चा होगा तो बाद में उसके नाम कर देगा पूरा देश। तो पूरा देश उसी के अंडर में है। वहां की सारी व्यवस्थाएं, सारा का सारा सिस्टम, सारे के सारे सेक्टर्स किसके अंडर में है? उसी एक व्यक्ति के अंडर में है। वहां पे सरकार के नाम पे खाली एक व्यक्ति शासन करता है, और वो कौन है? किंग जॉन। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था भारत में देखने को नहीं मिलती।
क्योंकि भारत में क्यों ये जो देश है, ये जो नेशन है, भारत एक राष्ट्र है, ये सरकार की कोई निजी संपत्ति नहीं है। तो द नेशन विल नॉट बी द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। देश या राष्ट्र या नेशन सरकार की निजी संपत्ति नहीं होगी, इसका मतलब ये है। तो गणतंत्र और लोकतंत्र का मतलब समझे आप लोग यहाँ पे। तो अभी यहाँ से कुछ डेफिनेशन और देख लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगली डेफिनेशन की। आपको दिख रहा है सामने ही, प्रेम्बल का तीसरा पार्ट था, हेडिंग डाल लेना। तीसरा पार्ट था उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, आपने पहले भी इसमें देखा है। तो उसमें से सबसे पहला वर्ड था क्या, जस्टिस, न्याय। तो देखिए दोस्तों, न्याय तो आप जानते ही है क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रेम्बल में एक उद्देश्य रखा गया था कि आने वाले समय में लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो, अचीवमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो उद्देश्य रखा गया था, तो न्याय से क्या मतलब था कि आने वाले समय में भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो, अचीवमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर है क्या मेरी बात। एक नया यहाँ से डेफिनेशन आप लिखेंगे, लिबर्टी का, स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंसी का, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, रिलीजन एंड वर्शिप, विचार अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर है क्या दोस्तों। उम्मीद है लिख लिया होगा आपने। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, रिलीजन एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। समानता का मतलब क्या है कि परिस्थिति व अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन और हो सकती है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, अपर एंड लोअर कास्ट, अमीर गरीब, महिला पुरुष, उच्च तथा निम्न जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। एक काम और किया करते हैं दोस्तों, जिस समय मैं बोर्ड से थोड़ा सा साइड हटता हूं, तो आप लोग क्या किया करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि यहाँ पर कुछ लिखते हुए छूट जाए तो आप बाद में भी उसको लिख सकते हैं, या फिर वहीं के वहीं वीडियो को पॉज कर देना। लाइव नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस 30 मिनट की वीडियो को आप 1 घंटे में देखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या लिखा, इक्वालिटी में इक्वालिटी ऑफ सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी, परिस्थिति एवं अवसर की समानता। और दूसरा डेफिनेशन यहाँ से हम इसका लिख सकते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल एंड अपर एंड लोअर कास्ट, अमीर गरीब, महिला पुरुष, उच्च तथा निम्न जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से हमने ये कुछ डेफिनेशंस आपको बताई है जो आपको आगे चल के काम आने वाली है। अब क्या है, यहाँ से प्रेम्बल से, प्रस्तावना से एक बात हमें पढ़नी है। अंतिम बात है कि देखिए एक चीज यहाँ पर है कि संविधान में संशोधन होता है, और जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान का एक अंग बन चुका है। तो संविधान का ये जो अंग बन चुका है हमारा प्रेम्बल, तो दोस्तों बात ये है अब इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, ये तो बिल्कुल जायज बात है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होगी दोस्तों, वो विशेष संशोधन होगा, स्पेशल अमेंडमेंट होगा। और स्पेशल अमेंडमेंट किसके तहत होता है, तो अंडर द आर्टिकल ऑफ 368। क्या होता है, अंडर द आर्टिकल ऑफ 368, जो अनुच्छेद 368 है, इसके तहत ही संविधान में विशेष प्रकार का स्पेशल एक अमेंडमेंट होता है, विशेष संशोधन होता है। तो यहाँ पर भी अगर प्रस्तावना में कोई फेरबदल करना है तो संसद किसका यूज करेगी, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट कैन बी अमेंड द प्रेम्बल बाय एडिंग फ्यू वर्ड्स, अर्थात
अनुच्छेद 368 के तहत संसद प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़कर संशोधन कर सकती है। ये पहले ही बता दिया, कुछ शब्द जोड़कर कर सकती है, इस बात को ध्यान रखना। अर्थात प्रेम्बल में, प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं उनको आप हटा नहीं सकते, आप उसमें जोड़ सकते हैं, आप उसमें बढ़ा सकते हैं, किसी भी शब्द को हटा नहीं सकते। तो संशोधन तो भले ही हो रहा है, और किसके तहत हो रहा है? आर्टिकल 368 के तहत हो रहा है, लेकिन कुछ शब्दों को आप इसमें जोड़ सकते हैं, शब्दों को आप यहां से हटा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा, पानी वानी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से अपना प्यार मोहब्बत से रहो, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं है, अभी देख रहे हैं आप लोग मौत का बिल्कुल सैलाब आया हुआ है, हर तरफ सुनामी है, ठीक है, जिधर देखो उधर मौत हो रही है, ठीक है। और कारण क्या है? एक छोटी सी बीमारी इसने महामारी का रूप धारण कर लिया है। तो वर्तमान समय में से जो बच गया वो बच गया, वरना फिर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां से ऐसा काम मत करो, बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, लगातार मास्क वास्क का अपना लगाते रहो। हालांकि मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है दोस्तों। तो खैर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में नई बातों के साथ। और उस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से। तो अब हम आर्टिकल शुरू कर देंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। इंतजार भले ही आपको था बहुत दिनों से इन चीजों का, लेकिन जितनी बातें हमने आज तक करी हैं वो बातें भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहां से ज्यादा आते हैं, वहां से कम आते हैं, ठीक है। तो हमें तो सारा ही करना है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।